My dear students, welcome at Captain Batra classes at the platform of MMC. In today's video lecture, I am going to make you exercise of the verb. As all of you are aware the fact that I have taught you verb. मैंने अभी आपको इसके पहले verb पढ़ाया और आज मैं आपको verb से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको एक्सरसाइज कराने चल रहा हूँ। आप सबको पता है कि हमें पहले पूरा वर्ब का जो चैप्टर है वो कंप्लीट करना होता है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम उसकी एक्सरसाइज में आते हैं। तो जैसा इसके पहले भी मैं आपको करा चुका हूँ कि जब हम किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं तो जो सेंटेंस होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। अगर आपको ये लगता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर उसके किसी पार्ट में करेक्शन रिक्वायर्ड है तो जिस पार्ट में करेक्शन होगी दैट विल बी योर आंसर। सपोज दैट कि पार्ट ए में करेक्शन है तो दैट इज योर आंसर, पार्ट बी में करेक्शन है तो दैट इज योर आंसर। अगर पार्ट सी में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है और करेक्शन है तो वो आपका आंसर होगा। अगर आपको लगता है कि देयर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड यानी इस पूरे सेंटेंस में कोई करेक्शन नहीं है, सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, देन योर आंसर विल बी डी। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। जो मैंने आपको वर्ब के रूल्स पढ़ाए हैं उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको कराने चल रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ब का पहला क्वेश्चन ये है, आई अलोंग विद माई पेरेंट्स वर प्रेजेंट एट द रिसेप्शन। यानी मैं अपने पेरेंट्स के साथ उस रिसेप्शन में, उस फंक्शन में, उस पार्टी में मैं प्रेजेंट था। अब आपको ये देखना है कि आई अलोंग विद माई पेरेंट्स वर, इस पार्ट में कोई करेक्शन है। तो अगर आप याद करें जब हम लोगों ने वर्ब का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको एक रूल लिखाया होगा, बड़ी आपको बहुत याद होगा वो रूल, कि हमने एक रूल आपको पढ़ाया था कि अगर हम दो सब्जेक्ट्स को जैसे ये है आपका S1 और ये है आपका S2, अगर हम दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज से, अलोंग विद से, टूगेदर विद से, एंड नॉट से, लाइक से, अनलाइक से, विद से, बिसाइड से, इन सब से अगर हमने दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया है तो वर्ब हमारी किसको एग्री करती है? वर्ब हमारी एग्री करती है S1 को। जैसे यहां जो आपका सब्जेक्ट है आई, ये आपका S1 है और ये आपका इसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब होनी चाहिए, आई अलोंग विद माई पेरेंट्स। अब आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में आई के साथ हम किसका यूज करते हैं? आई के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, जबकि यहां पर वर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो रूल आपने पढ़ा था वो ये था कि अगर आप अलोंग विथ से दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो वर्ब एग्री करेगी, जो वर्ब होगी, वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। और यहाँ पर हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो आई है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर का यूज नहीं कर सकते। इसके अकॉर्डिंग हम किसका यूज करेंगे? वॉज लिखेंगे। यानी यहाँ पर मिस्टेक क्या है कि वर की जगह पर वॉज होना चाहिए, जबकि देखने में ये लगता है कि यहाँ पर ये माई पेरेंट्स लिखा हुआ है और माई पेरेंट्स क्या है? प्लरल है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर है, करेक्ट तो है, जबकि ऐसा नहीं है, ये इनकरेक्ट है। माई पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब नहीं होगी, बल्कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी? वर्ब आई के अकॉर्डिंग होगी। और आई आपका सिंगुलर है तो यहाँ पर वर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? यहाँ पर वॉज हो जाएगा।
तो पार्ट ए में करेक्शन है, वर की जगह पर वॉज होगा। मैंने पूरा रूल आपको रिवाइज करके बताया कि जब हम दो सब्जेक्ट्स को इन कंजंक्शंस के माध्यम से, जो कंजंक्शंस मैंने अभी आपको बताए, अगर इनके माध्यम से हम दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, कभी भी दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगी अगर इन कंजंक्शन से जुड़ा होगा तो इस प्रकार से पार्ट ए में वर की जगह पर वॉज होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है कि ही आस्क्ड मी इफ द नंबर ऑफ डेकॉइट्स, यानी उसने मुझसे पूछा कि डेकॉइट्स की संख्या, डेकॉइट का मतलब है डकैत, दिस ईयर वर मोर देन दैट ऑफ लास्ट ईयर, यानी इस साल डेकॉइट्स की जो संख्या है वो पिछले साल के कंपैरिजन में वो क्या है, ज्यादा है। तो अब आपको सेंटेंस को पढ़ करके ये देखना है कि इस सेंटेंस में कहां पर करेक्शन रिक्वायर्ड है, कहां पर करेक्शन होना चाहिए। अब आप अगर ध्यान से पढ़ें तो आपको मैंने एक रूल पढ़ाया था, याद करिए, एक रूल आपने पढ़ा था कि अगर हमने आ नंबर ऑफ का यूज किया होगा तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लरल होगा, और उसके बाद जो वर्ब आएगी दैट ऑल्सो विल बी प्लरल, यानी आ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लरल होगा और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी प्लरल होगी। फिर मैंने आपको उसी में दूसरा पॉइंट लिखाया था, अगर हमने द नंबर ऑफ का यूज किया हो, अगर हमने द नंबर ऑफ का यूज किया हो तो द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन होगा ये तो प्लरल होगा, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब आपकी क्या होगी, वर्ब विल बी सिंगुलर। आ नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लरल होता है और वर्ब भी प्लरल होती है, और अगर हम द नंबर ऑफ का यूज करते हैं तो द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लरल होगा लेकिन जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पार्ट बी में जहाँ पर वर लिखा हुआ है यहाँ पर वॉज होगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल याद दिलाऊं तो मैंने आपको एग्जाम्पल ये लिखाया था कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और आगे हमने लिखा कि आर इंक्रीजिंग, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग। यानी जब हम अ नंबर ऑफ का यूज कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट्स यानी प्लरल लिखा है और जो वर्ब आ रही है वो आर है यानी ये प्लरल है। लेकिन अगर इसी की जगह पर आ नंबर ऑफ की जगह पर द नंबर ऑफ लिख दिया जाए तो द नंबर ऑफ के बाद यहाँ स्टूडेंट्स तो होगा लेकिन जो वर्ब आ जाएगी वो क्या होगी, वो आपकी सिंगुलर होगी। ये मैंने आपको पढ़ाने के दौरान ये बात समझाई थी कि आ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लरल और उसके बाद आने वाला वर्ब प्लरल, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो तो प्लरल होगा लेकिन जो वर्ब है वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। इस प्रकार से आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का रूल मैंने आपको समझाया था और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो करेक्शन होगा वर की जगह पर आपको क्या करना है, वर की जगह पर आप वॉज लिखेंगे। तो ये दो रूल्स आपने पढ़े थे और उन दोनों रूल्स पर ये दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैविंग कंप्लीट हिज वर्क, यानी अपना काम पूरा करने के बाद, ही वेंट होम, वो घर गया, टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है और आपको ये बताना है कि इसमें कहां पर करेक्शन है, किस पार्ट में इसके करेक्शन है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो आपको इसमें एरर समझ में आ जाएगी।
क्या है इसमें एरर? एरर इसमें यह है कि जब आप हैविंग का यूज करते हैं तो हैविंग के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी होगी। जैसे आप जानते हैं एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे अगर मैं लिख दूं कि कंप्लीटिंग हिज वर्क ही वेंट होम, तो कंप्लीटिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि गोइंग होम आई मेट माई फ्रेंड, जब मैं घर जा रहा था तो मैं अपने दोस्त से मिला। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके हम क्या बनाते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। और अगर हमें परफेक्ट पार्टिसिपल लेना हो तो हम क्या करते हैं? हैविंग और उसमें क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब हम इन दोनों का यूज कहां पर करते हैं? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम तब करते हैं जब एक एक्शन कंटिन्यूएशन में हो। जैसे हमने बोला कि सीइंग द स्नेक ही किल्ड इट, यानी सांप को देखकर उसने इसे मार दिया। तो सीइंग द स्नेक, तो सीइंग का मतलब है कि सांप को देखते ही एक एक्शन हुआ और उसी तत्काल दूसरा एक्शन हो गया, तो वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि हैविंग सीन द स्नेक, हैविंग सीन द स्नेक का मतलब यह है कि हमने स्नेक को अच्छे से देखा कि वो किधर से स्नेक आया हुआ है, कौन सा है वो, वाइपर है कि कोबरा है कि किस प्रजाति का है, कि फिर हमें इसे मारना है कि नहीं मारना है, पूरा हमने डिसीजन लिया। तो इस प्रकार से अगर हम कोई चीज को पूरी तरह से सोच विचार करके करते हैं, यानी जब एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरा एक्शन हैपन होता है तो वहां पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, अपना काम पूरा करने के बाद। तो जब हम हैविंग का यूज करेंगे तो इसके साथ हम क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यानी यहां पर हैविंग कंप्लीट नहीं होगा बल्कि क्या होगा? हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क। ये यहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल है। और परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ हम क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यानी इसमें पार्ट ए में करेक्शन है। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस को पहले अच्छे से पढ़ना है, पढ़ करके उसमें यह देखना है कि कहाँ इसमें करेक्शन नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए टू टेक रेस्ट में कोई आपको करेक्शन दिखाई नहीं दे रही है, वेंट होम में कोई करेक्शन नहीं समझ में आ रहा है। तो अब अगर करेक्शन कहीं हो सकता है, अगर है तो अगर आपको लगता है कि आप श्योर हैं कि ग्रामर के अकॉर्डिंग इस पार्ट में करेक्शन है, तो जिस पार्ट में आपको लगता हो उसी पार्ट को आप ध्यान से पढ़िए और आपको ये समझ में आए कि हाँ इसके इस पार्ट में करेक्शन है। जैसे यहां पर हैविंग कंप्लीटेड पार्ट ए में करेक्शन हमने किया। अब दूसरा क्वेश्चन है, ऑल्दो दीज हाउसेस आर इन नीड ऑफ रिपेयर। ध्यान से सुनिए, ऑल्दो दीज हाउसेस आर इन नीड ऑफ रिपेयर, यद्यपि इन हाउसेस को, इन मकानों को रिपेयर की जरूरत है, इनको मरम्मत की जरूरत है। देयर हैव बीन मच इंप्रूवमेंट, वहां पर आप जानते हैं जब हम दो या ऑल्दो का यूज करते हैं तो उसके साथ हम यट का यूज कर सकते हैं या उसके साथ हम कॉमा का यूज करते हैं। ये हम लोग कंजंक्शन के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ऑल्दो दीज हाउसेस आर इन नीड ऑफ रिपेयर, यद्यपि इन हाउसेस को रिपेयर होने की जरूरत है। देयर हैव बीन मच इंप्रूवमेंट, लेकिन इनमें सुधार हुआ है। इन देयर अपीयरेंस, उनके अपीयरेंस में, उनके रूप रंग में परिवर्तन हुआ है। तो अब आपको ये देखना है कि यहां पर कहां करेक्शन हो सकता है। ऑल्दो दीज हाउसेस आर इन नीड ऑफ रिपेयर, यानी ये हो गया पार्ट ए। अगर आप ध्यान से देखिए तो पार्ट ए में आपको कहीं पर कोई करेक्शन नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा है देयर हैव बीन मच इंप्रूवमेंट। अब आप ध्यान दीजिए, देयर हैव बीन मच इंप्रूवमेंट, इसका अर्थ हिंदी में यह हुआ
कि वहाँ बहुत अधिक सुधार हुआ है। क्या हुआ है? सुधार हुआ है। तो जब इसका जो सब्जेक्ट है, यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है मच इम्प्रूवमेंट, और जब मच इम्प्रूवमेंट यहाँ पर सब्जेक्ट है, मीन्स टू से ये सिंगुलर फॉर्म में है। हालांकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इम्प्रूवमेंट ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर मान करके चलते हैं। तो ये जो मच इम्प्रूवमेंट है, यहाँ जब ये सिंगुलर है तो आप ये कहेंगे कि देयर हैज़ बीन मच इम्प्रूवमेंट। आप ये नहीं कह सकते कि देयर हैव बीन मच इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट है वहाँ क्या है? ये अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो आपकी जो वर्ब होगी दैट विल बी सिंगुलर। देयर हैज़ बीन मच इम्प्रूवमेंट इन देयर अपीयरेंस। अब देखने में तो ऐसा लगता है कि ये जो हैव बीन हमने यूज़ किया है ये हाउसेस के लिए आया, जबकि ये हाउसेस के लिए नहीं आया। ध्यान दीजिए, ऑल्दो दीज हाउसेस आर, यानी ये जो आपका हाउसेस है इसके लिए तो आर यानी जो वर्ब है वो पहले ही आ चुकी है। दीज हाउसेस आर इन नीड ऑफ रिपेयर, इसका हाउसेस का सब्जेक्ट ऑलरेडी है। अब आप एक सब्जेक्ट के लिए दोबारा वर्ब आप यूज नहीं कर सकते, ना जरूरत होती है। तो देयर हैव बीन मच इम्प्रूवमेंट, बहुत अधिक सुधार हुआ। क्या हुआ? सुधार यानी इम्प्रूवमेंट। तो जब इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट है तो इम्प्रूवमेंट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब क्या होगी? वर्ब विल बी सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर होगी, ना कि प्लरल होगी। तो इस प्रकार से इसके पार्ट बी में करेक्शन होगा। जहां पर हैव बीन लिखा है वहां पर क्या हो जाएगा? हैज बीन मच इम्प्रूवमेंट। ये पार्ट बी में करेक्शन हुआ। तो इसमें भी आपने देखा कि आपको सेंटेंस में, एक बात और सुन लीजिए कि सेंटेंस में जब आप करेक्शन करने चलेंगे तो आपको सेंटेंस का अर्थ भी अच्छे से आना चाहिए। उसकी मीनिंग अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो सेंटेंस में करेक्शन नहीं कर सकते। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है एनी हेल्प दैट यू कैन गिव मी, यानी अगर तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो। एनी हेल्प दैट यू कैन गिव मी, यानी जो भी मदद तुम मेरी करोगे। विल बी एप्रिसिएट लिखा हुआ है। अब एनी हेल्प दैट यू कैन गिव मी, इस पूरे पार्ट ए और बी में कोई करेक्शन समझ में नहीं आ रहा। पार्ट सी में अगर आपको लगता है कि विल बी एप्रिसिएट में कोई करेक्शन है तो आप वो देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर वर्ब का स्ट्रक्चर देखिए तो आप जानते हैं कि विल बी का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। विल बी, जैसे अगर मैं लिख दूं कि आई विल बी गोइंग, आई शैल बी गोइंग, हालांकि आजकल विल और शैल में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आई शैल बी, या अगर मैं कह दूं कि ही विल बी रीडिंग, यानी जब विल बी लिखेंगे तो विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस में यूज होता है और इसके बाद हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन यहां पर तो एप्रिसिएट लिखा हुआ है, तो आप सीधे से ये सोच सकते हैं कि विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस की ऑक्सिलरी है और उसमें आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। लेकिन चूंकि यहां पर फ्यूचर की बात भी नहीं हो रही है तो फिर इसके अलावा विल बी कहां पर यूज होता है? आपको मालूम है, जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी, अगर इसको पैसिव में चेंज करना हो तो ये क्या बनेगा? आई शैल बी हेल्प्ड बाय हिम, आई शैल बी हेल्प्ड। यानी आप देखिए जब हमने शैल बी का यूज किया तो शैल बी के साथ हेल्प्ड मीन्स टू से वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये पैसिव वॉइस का है और पैसिव वॉइस में जो हम विल बी और शैल बी का यूज करते हैं तो उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक ऐसे ही ये जो विल बी लिखा हुआ है, इस विल बी में यहाँ जो एप्रिसिएट है ये क्या हो जाएगा? ये होगा विल बी एप्रिशिएटेड,
यानी जो भी मदद तुम मेरी करोगे मैं वो प्रशंसा की जाएगी उसकी, तो विल बी एप्रिशिएटेड। इस स्ट्रक्चर में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी होगी, तो पार्ट सी में करेक्शन हो गया, यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि जो स्ट्रक्चर है ये पैसिव वॉइस का। इज इट क्लियर टू यू? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6, नीदर जॉन नॉर डैनियल हैव ज्वाइंड द कॉलेज, शो इट मस्ट बी समवन एल्स। ये रूल हम लोगों ने बड़े अच्छे से डिस्कस किया था। मैंने आपको ये बताया था कि जब हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को, ध्यान से सुनिएगा, मैं उस पूरे रूल को रिवाइज कर रहा हूं। जब हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट को, जैसे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जॉन और दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट है डैनियल, तो जब हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को किससे ज्वाइन करते हैं? नीदर नॉर से, इधर और से या और से। यानी जब हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट को नीदर नॉर, इधर और या और से ज्वाइन करते हैं, तो जो हमारी वर्ब होती है वो क्या होती है? वर्ब विल बी सिंगुलर। यानी जहां पर हैव लिखा हुआ है वहां आपको लिखना होगा हैज। तो यहां नीदर जॉन नॉर डैनियल हैज ज्वाइंड द कॉलेज, शो इट मस्ट बी समवन एल्स। यानी ना तो जॉन ना ही डैनियल कॉलेज आया था, तो फिर ये कोई और होगा जिसने इस काम को किया है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको बताया कि अगर हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट को नीदर नॉर, इधर और या और से ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? रूल क्या था कि वो वर्ब सिंगुलर होगी और आगे आने वाला जो प्रोनाउन होगा दैट ऑल्सो विल बी सिंगुलर, वो भी सिंगुलर होगा। इसी का जस्ट कॉन्ट्रैरी दूसरा रूल ये था कि अगर हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट को और एक प्लरल सब्जेक्ट को, जैसे नीदर जॉन, अगर यहां पर लिखा होता कि नॉर हिज फ्रेंड्स, अगर यहां डैनियल की जगह पर प्लरल सब्जेक्ट होता तो ये क्या हो जाता? हम यहां पर लिखते कि हैव ज्वाइंड द कॉलेज। तो अगर हम नीदर नॉर, इधर और या और से एक सिंगुलर और एक प्लरल सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो वर्ब हमारी प्लरल होगी, और आगे अगर प्रोनाउन की भी रिक्वायरमेंट हो तो प्रोनाउन भी क्या हो जाएगा? प्लरल। जैसे मैंने आपको बताया था कि नीदर राम नॉर श्याम हैज डन हिज होमवर्क, यानी हैज सिंगुलर वर्ब और आगे आपका जो प्रोनाउन हिज वो भी सिंगुलर। तो इस प्रकार से सिंगुलर अगर होंगे तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन, और अगर एक सिंगुलर एक प्लरल होगा तो प्लरल आपका वर्ब और प्लरल प्रोनाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी इसके पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम दो सब्जेक्ट्स को किससे ज्वाइन करते हैं? एज वेल एज से ज्वाइन करते हैं, अलोंग विद से ज्वाइन करते हैं, एंड नॉट से टुगेदर विद से। आपको याद होगा अगर इन कंजंक्शंस के थ्रू हम दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं तो जो वर्ब हमारी एग्री करती है वो किसको एग्री करती है? S1 को, यानी सब्जेक्ट वन को। और यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट वन है वो कौन है? वो है रमेश, और ये सिंगुलर है, और इसलिए हमारी वर्ब क्या हो गई? हमारी वर्ब जहां वर लिखा हुआ है वर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? वर की जगह पर होगा वॉज। रमेश एज वेल एज हिज पेरेंट्स वॉज प्रेजेंट होगा, ना कि वर प्रेजेंट होगा, क्योंकि एज वेल एज से ज्वाइन है तो वर्ब किसको एग्री करेगी? पहले सब्जेक्ट को। अगर हम इसी को थोड़ा एडवर्स कर दें, जैसे अगर हम हिज पेरेंट्स को पहले कर दें, अगर क्यूरियोसिटी की बात की जाए, कई बार स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि अगर हम प्लरल सब्जेक्ट को पहले रख दें, तो जैसे अगर हिज पेरेंट्स को पहले रख दें तो उसके बाद
दूसरा हम सिंगुलर रखेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हिज पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, प्लरल हो जाएगी। नेक्स्ट रूल है हमारा नीदर, नेक्स्ट एग्जांपल है कि नीदर ऑफ दीज ड्रेसेस गिव यू दैट लाना टर्नर लुक, यानी जो उसके ड्रेसेस हैं उनमें से कोई भी ड्रेस उसे लाना टर्नर लुक नहीं देती है। तो अब अभी हम लोगों ने ये बात किया कि नीदर नॉर, इधर और के बाद आने वाला अगर दो सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो वर्ब सिंगुलर होगी। इसी से मिलता जुलता एक रूल मैंने आपको डिस्कस किया था इंडेफिनिट प्रोनाउन में। इंडेफिनिट प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जैसे एनीवन, नो वन, समवन, समबडी, नोबडी, ईदर, नीदर, नन, वन, जब हम इनका यूज करते हैं तो इनके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा हमेशा सिंगुलर होती है। जैसे नीदर ऑफ दीज ड्रेसेस, अब आप देखिए इसके बाद यहां ये क्या लिखा हुआ है, गिव लिखा हुआ। ये गिव नहीं होगा बल्कि क्या होगा यहां पर, यहां ये गिव की बजाय गिफ्ट्स होगा। नीदर ऑफ दीज ड्रेसेस गिफ्ट्स यू, गिव यू नहीं होगा बल्कि गिफ्ट्स यू होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो नीदर है। और याद करिए मैंने आपको बताया था कि नीदर का मतलब क्या होता है, नीदर मीन्स होता है नो वन ऑफ द टू, यानी दोनों में से कोई नहीं। तो जब दोनों में से कोई नहीं है तो वर्ब आपकी क्या हो जाएगी, वर्ब विल बी सिंगुलर। ऐसे ही अगर इसकी तरह से ईदर होता, समवन होता, समबडी, नोबडी, एनीबडी, कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होता तो वर्ब आपकी क्या हो जाती, वर्ब विल हैव बीन सिंगुलर। वर्ब हमेशा और हमेशा सिंगुलर होगी। तो इस प्रकार से ये नीदर के अकॉर्डिंग। एक और बात सुनिए, एक और मैंने आपको बात बताई थी कि अगर कहीं पर प्रीपोजिशन ऑफ आया हो तो ऑफ के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा, जैसे यहां पर जो दीज ड्रेसेस लिखा हुआ है, कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दीज ड्रेसेस सब्जेक्ट नहीं है बल्कि सब्जेक्ट कौन है, नीदर है, और ये प्रीपोजिशन ऑफ के पहले आया हुआ है इसलिए ये सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से यहां पर क्या होगा, जो गिव है इसकी जगह पर आपका गिफ्ट्स हो जाएगा, वो आपकी सिंगुलर होगी नीदर के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द मर्डरर वॉज हंग एट डॉन, यानी जो मर्डरर था, जो अपराधी था, दोषी था, वॉज हंग, उसको फांसी पे लटकाया गया। एट डॉन का मतलब है सुबह सुबह, प्रातःकाल, सूर्योदय के समय। अब आपको यह बताना है कि इस पूरे सेंटेंस में ए बी सी डी में कहां पर एरर है। तो अगर आप ये देखें कि द मर्डरर वॉज, तो कोई एरर नहीं समझ में आ रही। हंग, अब उसके बाद एट डॉन, एट डॉन का मतलब, डॉन का मतलब है सूर्योदय यानी सनराइज। अब आप देखें तो इसमें आपको ये बताना है कि कहां पर करेक्शन है। तो इस सेंटेंस में जो करेक्शन है, अगर आप ध्यान दीजिए तो जो करेक्शन है वो हंग, जहां पर लिखा हुआ है हंग की जगह पर आप लिखेंगे हैंग्ड। हंग नहीं होगा बल्कि हैंग्ड होगा। हैंग्ड और हंग में क्या डिफरेंस है, ये वर्ब की फॉर्म है। एक होता है हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड, हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड, और एक होता है हैंग, हंग और हंग। अब इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, क्यों हम हंग की जगह पर हैंग्ड का यूज करेंगे, क्या इन दोनों में डिफरेंस है। वर्ब तो देखने में सेम लग रही है लेकिन इनमें डिफरेंस है। देखिए ये जो हैंग के बाद हैंग्ड और हैंग्ड आया हुआ है, इस हैंग का मतलब होता है फांसी पर लटकाना,
जब हम हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? फांसी पर लटकाना। और जब हैंग, हंग, हंग कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि कोई चीज को नॉर्मली कहीं पर टांग देना, इसके लिए हम हैंग, हंग, हंग का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आई हंग माई कोट, आई हंग माई कोट, यानी मैंने अपने कोट को टांग दिया। अब ये तो सही है, करेक्ट है, क्योंकि हमने कोट को टांग दिया। लेकिन हम अगर ये कह दें कि आई हैंग्ड माई कोट, तो आई हैंग्ड माई कोट का मतलब क्या हुआ? कि मैंने अपने कोट को फांसी पर लटका दिया। तो कोट को तो हम फांसी पर लटका नहीं सकते, कोट को तो हम टांग देंगे कहीं किसी जगह पर। ऐसे ही अगर हम ये कहें कि द मर्डरर वॉज हंग, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मर्डरर को लटकाया गया। मर्डर कोई वस्तु नहीं कि उसको लटकाया गया, उसको फांसी दी गई, फांसी पर लटकाया गया। तो फांसी पर लटकाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? जहां हंग लिखा है उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? हैंग लिखेंगे। यानी आपको वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए। इसमें कई सारी वर्ब्स हैं, इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं जो मैं किसी दिन आपसे स्पेशल लेक्चर ले करके डिस्कस करूंगा कि इसी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिहाज से ये हैं। तो इन कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स को एक दिन मैं आपसे डिस्कस करूंगा और उन पर आपके सामने क्वेश्चंस को भी रखूंगा। तो इस प्रकार से आपको वर्ब की फॉर्म्स भी आनी चाहिए। अगर आपको वर्ब्स की फॉर्म नहीं मालूम होंगी तो आप क्वेश्चन में करेक्शन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से यहां पार्ट बी में हंग की जगह पर हैंग्ड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला है कि इफ यू एक्सपेक्ट टू इवेंचुअली सक्सीड, यानी अगर आप फाइनली सफल होना चाहते हैं। इफ यू एक्सपेक्ट का मतलब यदि आप आशा करते हो, टू इवेंचुअली सक्सीड, अंतिम रूप से सफल होने के लिए, यू मस्ट कीप ट्राइंग, तो आपको प्रयास करते रहना होगा। अब आपको यह बताना है कि इसमें किस पार्ट में करेक्शन है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके पार्ट ए में कहीं आपको कुछ फ्रैगमेंट, कुछ टूटता हुआ सा दिखाई देगा। जैसे लिखा इफ यू एक्सपेक्ट टू इवेंचुअली सक्सीड। अब आपको शायद थोड़ा बहुत ये मालूम हो कि जो इवेंचुअली लिखा है ये इवेंचुअली एक एडवर्ब है, और ये एडवर्ब्स जो होते हैं, नॉर्मली जो एडवर्ब्स होते हैं वो मैनर, प्लेस और टाइम, ये हम लोग एडवर्ब के चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि मैनर, प्लेस और टाइम ये हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। तो ये नॉर्मली हम वर्ब्स, एडवर्ब्स को वर्ब के बाद ही रखते हैं। तो इफ यू एक्सपेक्ट टू सक्सीड इवेंचुअली, यानी ये जो सक्सीड लिखा हुआ है और टू लिखा हुआ है, इसके बीच में इवेंचुअली आ गया। और इंग्लिश लैंग्वेज में इसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में लैंग्वेज में इसको कहा जाता है कि स्प्लिट इन्फिनेटिव। स्प्लिट इन्फिनेटिव का मतलब यह है कि अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा करके उसको इन्फिनेटिव बना करके यूज करना चाहे सेंटेंस में, और उसके बीच में कोई दूसरी वर्ब अगर आ गई, ध्यान दीजिए, कोई दूसरा वर्ड अगर आ गया, जैसे सक्सीड और टू के बीच में इवेंचुअली आ गया, तो अब ये जो इवेंचुअली आ गया इसको हम कहते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव। यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जो टू है, उन दोनों के बीच में कोई भी चीज, कोई भी वर्ड नहीं आना चाहिए, अन्यथा इसको स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर इसको होना क्या चाहिए था कि इफ यू एक्सपेक्ट टू सक्सीड इवेंचुअली, यानी इवेंचुअली ये सक्सीड के बाद जाएगा और तब आप टू सक्सीड लिखेंगे और तब ये करेक्ट इन्फिनेटिव बनेगा। तो यहां पर क्या हुआ कि पार्ट ए में करेक्शन है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने
आपको अपने वर्ब के चैप्टर में मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कराए और इनसे रिलेटेड जो रूल्स थे वो रूल्स आपको रिवाइज कराए, इनकी मीनिंग मैंने आपको बताई। अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि इन रूल्स पर बेस्ड और इन क्वेश्चंस की टेक्निक पर बेस्ड जो और क्वेश्चंस हैं आप उनको प्रैक्टिस करेंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और क्वेश्चंस वर्ब के आपसे डिस्कस करूंगा। टिल देन, थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू लॉट।